हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसक्यूएल की जीरो टू हीरो सीरीज में। और आज है इस कोर्स का डे 2। अब अगर आपने इस कोर्स का डे 1 वाला इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस आप इस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अपना एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ पर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करूंगा। डाउनलोड करने का तरीका और इंस्टॉलेशन करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर जो आपको विंडो मिलेगी यह है क्वेरी विंडो, और जितने भी हम एसक्यूएल के कमांड चलाएंगे वो यहीं पर चलाएंगे। इस स्क्रीन को जूम करने का एक तरीका होता है जिससे कमांड आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है और जो माउस का व्हील होता है उसे आगे की ओर बढ़ाना है। इससे इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। साइड में आपको नेविगेटर मिलेगा। यहाँ पर यूजर्स की कुछ सेटिंग्स होती है जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ नीचे आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन। जब ये सेलेक्ट है तो ये ऑप्शन दिखाई देंगे। और यहाँ पर नीचे है स्कीमास। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटाबेसेस आपने इसके अंदर बनाए होंगे वो सभी डेटाबेसेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसकी तरफ से हमें 3 डेटाबेसेस बने हुए मिले हैं। अब अगर हमें नया डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर कमांड चलाना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अगर आपको साइड में ये विंडो ऐसी दिखाई दे ओपन, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करना है जिससे ये क्लोज हो जाएगी। और नीचे जो ये एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। जो भी क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर वो सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पर हमें मैसेज मिल जाएगा, और अगर कोई एरर आती है तो एरर भी हमें यहाँ पर शो हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। हम एसक्यूएल कमांड्स को उनकी फंक्शनलिटी के आधार पर 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें जितने भी कमांड्स आते हैं वो डेटाबेसेस को, टेबल्स को मॉडिफाई करने में, डिफाइन करने में यूज में लाए जाते हैं। जैसे कि आगे चल के हम प्रैक्टिकली सीखने वाले क्रिएट कमांड का यूज, अल्टर कमांड का यूज, रिनेम कमांड का यूज, ट्रंकेट, ड्रॉप, इन सबको यूज करना हम अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो ये सभी कमांड्स किस में आते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं। जैसे जैसे आगे हम कमांड्स को यूज करना सीखते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक पता लगता जाएगा कि कौन सा कमांड्स किसके अंदर रखा गया है। इसके बाद आता है हमारे पास DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर नाम से पता लग रहा है यूज टू मैनिपुलेट डेटा स्टोर्ड इन टेबल्स। तो जो डेटा हम टेबल्स में स्टोर कर देते हैं उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए ये सभी कमांड यूज में लाए जाते हैं। तो इन सभी कमांड्स का भी हम आगे चल के खूब प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि किस कमांड को किस टाइप के एसक्यूएल कमांड के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सभी कमांड्स आते हैं DML के अंदर। इसके बाद नंबर 3 पर है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यूज टू क्वेरी एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम डेटाबेसेस। डेटाबेसेस से अगर आपको डेटा को रिट्राइव करना है, एक्सेस करना है, तो उस केस में हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो इसमें जो कमांड आता है वो यही है और इसका काम डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करना है। तो इसका भी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो याद रखना कि ये कमांड डाटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आता है। इसके बाद है हमारे पास DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए इसके अंदर जितने भी कमांड आते हैं ना वो डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपनी नाम का डेटाबेस है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 टेबल है, एक है EMP टेबल और दूसरी है हमारे पास सेल टेबल। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो एम्प्लॉय टेबल है इसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, और जो सेल टेबल है उसके अंदर कंपनी की जो सेल वगैरह है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो DCL के अंदर कमांड आते हैं उनकी हेल्प से अलग अलग टाइप के यूजर को अलग अलग टाइप की टेबल को एक्सेस करने की परमिशन सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो HR को परमिशन सेट कर दी कि वो ओनली एम्प्लॉय की जो टेबल है ना उसे ही एक्सेस कर सकता है, वो सेल की टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट ओनली सेल की टेबल को एक्सेस कर सकता है, वो एम्प्लॉय टेबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से एक कंपनी के अंदर जो अलग अलग एक्सेस करने के लिए यूजर होते हैं ना उनको ऐसी परमिशन सेट कर दी जाती है इन कमांड की हेल्प से कि वो केवल उस पर्टिकुलर टाइप की टेबल को एक्सेस कर पाते जो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो, इन सबको हम आगे प्रैक्टिकल के जरिए समझेंगे। इसके बाद देखिए लास्ट है हमारे पास TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें जो भी कमांड आते हैं वो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इन कमांड्स का यूज तब किया जाता है जब आप कुछ ऐसी टेबल बना रहे हैं उसमें ऐसा डाटा रखना
देखने वाले हैं जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो उन पर जो कमांड अप्लाई किए जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। आगे हम प्रैक्टिकल से समझेंगे। फिलहाल जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कमांड वो करते हैं हम 3 टाइप के, DDL, DML और DQL। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरीज है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को बनाना सीखते हैं। तो चलते हैं हम हमारे SQL वर्कबेंच के अंदर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने SQL वर्कबेंच के अंदर। अब सबसे पहले जो क्वेरी विंडो है इसके अंदर हम पहला कमांड लगाने वाले, यानी डेटाबेस से रिलेटेड जो क्वेरी उसे चलाने वाले। तो यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट कमांड है हमारा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो देखिए इस कमांड को कैसे यूज करेंगे। यहाँ टाइप करते हैं हम क्रिएट डेटाबेस स्पेस, अब डेटाबेस का नाम हमें देना पड़ता है जिस भी नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंपनी और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन इसलिए लगाया जाता है ताकि इसको ये पता लग जाए कि कमांड जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब देखिए इसे सेलेक्ट कर कर एग्जीक्यूट करना मैं आपको सिखाता हूँ। अभी तो इस वाली क्वेरी विंडो में ओनली एक ही कमांड लिखा है। जब एक साथ और भी कमांड लिखे होते तो आपको हमेशा जिस कमांड को चलाना है उसे सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, इस पर क्लिक करना है, तब वही कमांड एग्जीक्यूट होगा जिसे आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दिया। मैं बिना सेलेक्ट करे भी एग्जीक्यूट पर क्लिक कर सकता था क्योंकि अभी सिंगल ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज आ चुका है क्रिएट डेटाबेस कंपनी, यानी ये जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे स्कीमास के अंदर सारे डेटाबेस दिखाई देते हैं, बट अभी जो हमने कंपनी बनाया वो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमें एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश ऑल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो भी कंपनी नाम का डेटाबेस बनाया ना वो भी शो होने लगा है। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं नीचे एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक स्कूल नाम का डेटाबेस और बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 कमांड हो गए, तो मुझे फर्स्ट वाले पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, मैं सेकंड वाले पर ही क्लिक करूँगा। बट उससे पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कमांड कौन सा एग्जीक्यूट करना है। तो सेकंड वाला करना है तो मैं सेकंड पर क्लिक कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक पूरा कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, यानी कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर मैसेज आ चुका है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और देखिए यहाँ पर स्कूल नाम का डेटाबेस भी बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर 2 डेटाबेसेस को क्रिएट कर दिया है। अब देखिए डेटाबेस को बनाते समय हम एक चीज और यूज कर सकते हैं, वो है इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं इसके साथ डेटाबेस को बनाता हूं तो क्या होगा वो समझिए। इसके आगे मैं जो भी डेटाबेस का नाम लिखता हूं, अगर वो डेटाबेस में पहले से बना हुआ नहीं है तो डेटाबेस क्रिएट कर दो, अन्यथा वो क्रिएट नहीं होगा। जैसे देखो अभी मैं आपको दोबारा से कंपनी नाम का डेटाबेस बनाकर दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कमांड करता क्या है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि डेटाबेस तो बनाना है तुम्हें, लेकिन अगर वो डेटाबेस बना हुआ नहीं हो तो, जबकि हमने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इस कमांड को सेलेक्ट करके अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक एरर शो कर रहा है और ये बोल रहा है कि ये डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी बना हुआ है तो मत बनाना, और अगर नहीं बना हुआ है तो बना देना। अब देखो अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे डेमो, 4 नंबर पर मैंने क्लिक करा और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो यहाँ पर डेमो नाम का डेटाबेस बन चुका है और मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर शो भी हो जाएगा। देखो ये हो गया। यहाँ पर देखिए मैंने एक कमांड और लिखा हुआ है जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है, यूज डेटाबेस और डेटाबेस का नाम कंपनी। जब आपके पास कई सारे डेटाबेस है और आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाकर टेबल क्रिएट करनी है तो उस समय आप पहले डेटाबेस को एक्टिवेट कर सकते हो, यानी पहले यूज कर सकते हो और आप ये बता सकते हो कि इस डेटाबेस में जाकर टेबल को क्रिएट करना। तो ये कमांड तब यूज में लाया जाता है, तो आगे मैं आपको इसका यूज बता दूंगा। इसके बाद है हमारे पास शो डेटाबेसेस। जितने भी डेटाबेसेस हमने क्रिएट कर रखे हैं उन्हें अगर हमें एक साथ देखना हो तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। तो चलो करके दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे नीचे। देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये सभी डेटाबेसेस हमने पहले बनाए थे, कुछ हमें बने हुए मिले थे, कुछ हमने बनाए थे। तो सारे डेटाबेसेस हमारे शो हो चुके हैं इस कमांड से। इस विंडो को अगर आपको क्लोज करना हो तो देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट के पास छोटा सा क्रॉस मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला कमांड है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना हो,
जो डेटाबेस आपने बनाया है उसमें से अगर आपको लगता है कि कोई डेटाबेस आपका काम का नहीं है, उसे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर इस कमांड का यूज कर सकते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल से देखते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ और एक काम करते हैं, हम जो हमने स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया था ना, उसे यहाँ पर टाइप कर देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैसेज भी आ चुका है, ड्रॉप डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पर भी स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कमांड है वो है शो टेबल्स। अगर आपने डेटाबेस में टेबल्स बना रखी है तो वो टेबल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए डेटाबेस हैं उनके अंदर कुछ टेबल्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर शो टेबल्स टाइप करा और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर एक एरर आ रही है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। हमें किस डेटाबेस की टेबल्स को शो करना है वो हमें बताना पड़ेगा। तो हमें पहले उस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा जिसकी टेबल को एक्सेस करना है। तो अब यूज कमांड काम आएगा देखना। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए एक वर्ड नाम का डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ। बाकी जो अभी हमने डेटाबेस बनाया ना खुद से, उसके अंदर कोई टेबल नहीं है। तो मैंने पहले देखिए इसे सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया, और अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो इस डेटाबेस में जो टेबल थी ना वो शो हो गई है। तो यहाँ पर आपने यूज डेटाबेस वाला जो कमांड था ना उसे भी सीख लिया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को ओपन करना हो और उसके अंदर काम करना हो तब इस कमांड का यूज किया जाता है, और शो टेबल से डेटाबेस की टेबल को शो कराया जाता है। देखिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने डेटाबेस में खुद की टेबल बना सकते हो। अभी तो हमने डिफॉल्ट टेबल को यूज करके देखा था, अब हम अपनी टेबल बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें टेबल से रिलेटेड क्वेरीज को चलाना पड़ता है, और टेबल से रिलेटेड सबसे पहली क्वेरी है क्रिएट टेबल। टेबल को क्रिएट करने का कमांड है ये। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल। उसके बाद जिस भी नाम से हम टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल का हमें नाम देना पड़ता है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे पहला कॉलम बताना होता है। जैसे यहाँ पर हमें टेबल बनानी है, इसके अंदर हमारे पास सीरियल नंबर है, एक नेम है, हमारे पास एक सिटी है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रो हो गई, एक रो ये हो गई, डेटा डालेंगे इसमें, एक रो ये हो गई, ठीक। अब डेटा तो हम बाद में इंसर्ट करना सीखेंगे, फिलहाल हमें टेबल का स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो हमारे पास 3 कॉलम हो गए, 1 2 3। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं सबसे पहले आएगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मान लो ये हमने स्टूडेंट रख रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद कॉलम नेम 1, तो 1 नंबर का कॉलम कौन सा, सीरियल नंबर। अब हमें कॉलम के हिसाब से उसका डेटा टाइप बताना पड़ता है, और यहाँ पर कई तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए कई तरीके के डेटा टाइप बनाए गए हैं, जिसे आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हमें एक कॉन्स्टेंट बताना पड़ता है, इसे भी अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज है। फिलहाल ये समझ लो कि जो आपका पहला नंबर का कॉलम है वो देना है, फिर जो तीसरे नंबर का कॉलम है वो आपको आगे लिख देना है, और ऐसे जितने भी कॉलम्स आपको टेबल में चाहिए ना वो आपको इसके अंदर लिखते जाना है। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल से और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय नाम की टेबल बना रहा हूँ इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। यहाँ तो मैंने आपको स्टूडेंट से समझाया। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन्फो, ये नाम से मैंने एक टेबल बनाई, टेबल का नाम ये। अब उसके अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे, एक होगा आईडी। अब आईडी के आगे देखो मैंने लिखा हुआ है इंट। अब इंट क्या है, डेटा टाइप है, यानी जब आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू जाने वाली है तो उसके लिए आपको इंट टाइप का डेटा टाइप लेना पड़ता है। तो आईडी क्या होती है, न्यूमेरिक होती है ना, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है आईडी। इसके बाद देखो मैंने लिखा हुआ है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है, यहाँ पर हमारा कांस्टेंट। अब प्राइमरी की करता क्या है, अगर आप कोई ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसके अंदर यूनिक वैल्यू ही जानी चाहिए, वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप आगे क्या लगाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे। तो सीरियल नंबर हो गया, आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो इसलिए इस टाइप के कॉलम के लिए हमेशा एक कांस्टेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है प्राइमरी की। तो इसकी हेल्प से आप कॉलम में यूनिक वैल्यू ही एंटर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए सेकंड कॉलम में मैंने लिया है एम्प्लॉय का नाम। एम्प्लॉय का नाम में हमेशा अल्फाबेट्स होंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो डेटा टाइप यूज करना है ना वो करना है वर्कर। और ब्रैकेट में हमने साइज बता रखी है, अगर आपको लगता है कि जो कॉलम में डेटा जाने वाला है उसकी साइज ज्यादा होगी तो यहाँ पर आप साइज को बढ़ा भी सकते हैं। नीचे देखो मैंने 50 ले रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करा है, इस बार दूसरा करा है, वो है नॉट नल। आपको एक चीज और बताता हूँ कि किसी भी टेबल में केवल एक बार ही प्राइमरी की का यूज किया जा सकता है किसी भी कॉलम पर, तो जो कि हमने ऑलरेडी आईडी पर यूज कर लिया। उसके बाद हम किसी और कॉलम में प्राइमरी की का यूज नहीं कर सकते। तो दूसरे कांस्टेंट भी होते हैं जैसे कि नॉट नल। नॉट नल क्या करेगा, जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी और आप टेबल में डेटा एंटर करेंगे उस समय ये बताएगा कि इस वाले कॉलम की वैल्यू को आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप खाली छोड़ोगे तो एरर आएगी। तो इस कांस्टेंट का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाया है डेजिग्नेशन का, और उसके लिए अगेन मैंने जो डेटा टाइप यूज करा है वो है वर्कर, और साइज मैंने यहाँ पर 50 रख दी है। और अगेन इसका कांस्टेंट मैंने बता दिया नॉट नल।
यानी इसकी भी वैल्यू आप खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट कॉलम जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो है मोबाइल नंबर का, और इसके लिए जो डेटा टाइप है वर्केयर लिया है अगेन, और इसकी साइज मैंने 10 बता दी है क्योंकि 10 डिजिट से ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होता है। अब इस कमांड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा अभी तो एक टेबल बनेगी, उस टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से होंगे हमारे पास, ये कॉलम होगा आईडी वाला, ये कॉलम होगा एम्प्लॉय का नाम का, ये डेजिग्नेशन का हो गया और ये मोबाइल नंबर का हो गया, ये कॉलम होंगे हमारे पास। ठीक है, अब मैं आपको इस कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमांड कॉपी करके पेस्ट कर दिया टाइम को बचाने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये टेबल किस डेटाबेस के अंदर बनानी है, उस डेटाबेस को पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैं आपको कमांड बता चुका हूँ, ऊपर यूज लिखकर आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ता है। अभी हम वर्ड नाम के डेटाबेस के अंदर है, अब मुझे इस टेबल को बनाना है कंपनी नाम के डेटाबेस के अंदर। तो मैं यहाँ पर पहले कमांड टाइप करूंगा यूज कंपनी। देखिए यहाँ पर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको अच्छा दिखाने के लिए कमांड्स को कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ और बाकी जो नाम वगैरह है उसे मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। बाकी आप कैसा भी लिखो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और कंपनी नाम के डेटाबेस को एक्टिवेट करते हैं ताकि हम उसके अंदर ये टेबल बना पाए। कुल मिलाकर उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करा और एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पर देखो कंपनी नाम का जो डेटाबेस है वो हाईलाइट हो गया है। तो इस कमांड का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि हम एक ही क्वेरी विंडो के अंदर सारे कमांड चला रहे हैं, अलग अलग चला रहे होते जब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने डेटाबेस को ओपन कर लिया है। अब हम इस डेटाबेस के अंदर इस टेबल को बनाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सेलेक्ट करे बिना अगर एग्जीक्यूट करोगे तो सारे कमांड एक साथ काम करेंगे तो एरर आएगी। तो यहाँ पर देखिए टेबल क्रिएट हो चुकी है, यहाँ नीचे मैसेज भी आ चुका है और अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कंपनी नाम के डेटाबेस में टेबल्स पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर EMP इन्फो नाम की एक टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपको टेबल का पूरा स्ट्रक्चर देखना हो, इससे तो केवल टेबल बनी है ये पता लगेगा, टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो उसके लिए एक अलग कमांड है। तो उसके लिए देखिए हमारे पास कमांड है सेलेक्ट, उसके बाद हमें लगाना पड़ता है स्टार वाला सिंबल। इसका मतलब ये होता है कि टेबल में जो भी डेटा है वो पूरा डेटा एक साथ शो कर दिया जाए। फ्रॉम लगाकर हम ये बताते हैं कि कौन सी टेबल, तो सेलेक्ट कर दो डेटा को इस वाली टेबल से। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से कह रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो हमें जिस टेबल को देखना है उसका नाम हमने यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमांड टाइप कर दिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ही एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो कॉलम हमने टेबल में दिए थे बनाने के लिए वो बन चुके हैं। ID, EMP नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल, ये हमने 4 ही कॉलम दिए थे। तो देखो ये बन चुके हैं। तो इस तरीके से इस कमांड से टेबल बनाई जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर टेबल से रिलेटेड एक कमांड और है, वो है ड्रॉप टेबल कमांड। अगर आपने जो भी टेबल बनाई है उसे आपको डिलीट करना हो, उसका पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना हो, तो उसके लिए कमांड है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो एग्जांपल के लिए अगर एम्प्लॉय इन्फो नाम की जो भी हमने टेबल बनाई है उसे डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय इन्फो लिखकर अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो टेबल डिलीट हो जाएगी, जो कि अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आपको और प्रैक्टिकल दिखाना है। आप करके देखना, हो जाएगा। अब आगे देखिए टेबल से रिलेटेड और क्वेरीज हैं जैसे अल्टर टेबल। अब देखिए अल्टर टेबल का यूज कब किया जाता है, जब आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना हो टेबल के अंदर, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना हो, उसके अंदर कुछ कॉलम वगैरह बदलना हो, या फिर आपको नाम चेंज करना हो टेबल का, तब इसका यूज किया जाता है। तो अल्टर को देखिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, वो सब मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखा है, एक एक करके समझाता हूँ। पहले तो सिंटेक्स समझ लो। अल्टर टेबल आपको ऐसे लिखना है, फिर जिस भी टेबल में चेंजेस करना है उस टेबल का नाम आ जाएगा। जैसे एग्जांपल चल रहा है हमारा एम्प्लॉय इन्फो नाम का, तो वो नाम आ जाएगा। उसके बाद एक्शन बताना होता है आपको कि करना क्या है, उस टेबल के अंदर करना क्या है वो आपको बाद में लिख देना है। यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल है अल्टर टेबल एम्प्लॉय इन्फो, यानी जो एम्प्लॉय इन्फो नाम की टेबल बनाई है उसके अंदर चेंजेस करना है। क्या चेंज करना है कि एक नया कॉलम ऐड करना है। मान लो आपने टेबल तो बना दी, अब उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, फिर आपको कमांड देना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, और एक नया कॉलम का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, ईमेल, और उसका डेटा टाइप मैंने क्या बता दिया, वर्केयर, और कितनी साइज का हो मैंने साइज भी बता दी कि इतना बड़ा उसके अंदर डेटा चला जाए। तो यहाँ पर साइज बतानी पड़ती है और सेमीकोलन मैंने लगाकर बंद कर दिया। तो चलो इस कमांड को यूज करते हैं पहले। अभी आप एक बार वो टेबल देख लो, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो ईमेल नाम का कोई कॉलम नहीं है। अब मैं इस टेबल में ईमेल नाम के कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही कमांड लिख दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब कैसे पता लगेगा ऐड हुआ या नहीं, तो चेक करने के लिए कमांड मैंने बताया था ना, टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो ये कमांड है। तो इस कमांड से स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसमें हमें दिखाई दे जाएगा, देखो
ये ऐड हो गया, यानी वो कमांड सक्सेसफुली चल गया था। अब देखिए अगर आपने जो कॉलम बना रखा है उसके डेटा टाइप की साइज पहले कम रख दी थी, अगर आपको लगता है बाद में कि रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको उसके अंदर डेटा जो है वो लार्ज एंटर करना है, तो आप यहाँ पर ये कमांड चला सकते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई उस कॉलम का नाम जिसके लिए आपको डेटा टाइप की साइज बढ़ानी है। अगर आपने देखा हो कि जब मैंने टेबल का कमांड चलाया था तो इसकी साइज मैंने 25 रखी थी EMP नेम की, आई थिंक 30 रखी थी। तो अब मेरे को अगर साइज बढ़ानी है उसकी तो मॉडिफाई कॉलम का नाम, जिस भी कॉलम की बढ़ानी है, तो मुझे किसकी बढ़ानी है, EMP नेम की, वर्क एयर उसका डेटा टाइप बता दिया और यहाँ पर साइज 30 की जगह मैंने 50 कर दी। तो होगा ये डेटाबेस में जाकर इस टेबल के लिए इस कॉलम का जो डेटा टाइप है ना उसकी साइज बढ़ जाएगी। अगर मैं इस कमांड का आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं भी तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो साइज है ना ये तो मेमोरी में बढ़ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है रीनेम करने के लिए। अगर आपको किसी कॉलम का नाम बदलना हो, आपने पहले जो टेबल बनाई है उसके अंदर कोई कॉलम नाम आपने गलती से रख दिया था, आपको लगता है कि नहीं यार ये नाम नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, तो आप अपनी टेबल के अंदर कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम बता दो, फिर लिखो रीनेम। रीनेम लिखने के बाद जिस कॉलम का नाम बदलना है पहले उस कॉलम का नाम आएगा, जिस नाम से बदलना है बाद में वो नाम आ जाएगा 2 के बाद। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कमांड में थोड़ा सा चेंज करा है, क्योंकि जो कमांड मैंने लिखा हुआ है उसमें मैंने यहाँ पर रीनेम लिखा हुआ है चेंज की जगह, वो एक्चुअल में SQL सर्वर का कमांड है, तो यहाँ पर वो एरर दे रहा था, तो यहाँ पर मैंने रीनेम की जगह चेंज लिख दिया। तो मैंने टाइप करा अल्टर टेबल, एम्प्लॉय इन्फो नाम की टेबल में चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि एम्प्लॉय नेम जो है उसका नाम बदलकर हमें लिखना है एम्प्लॉय फुल नेम, और हमने यहाँ पर उसका डेटा टाइप भी बता दिया है, वर्क एयर रखना है, साइज उसकी वही रहने देना है और नोट नल हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो चलो इसे एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर रन कर दी मैंने क्वेरी। अब कैसे पता लगेगा, हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सेलेक्ट वाले को, तभी पता लगेगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले नाम क्या था EMP नेम, और अब क्या हो गया EMP फुल नेम। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला कमांड है उसका यूज करके आप अपनी टेबल का नाम ही बदल सकते हो। अगर आपको अपनी टेबल का नाम चेंज करना हो तब आपको लिखना होगा अल्टर टेबल, पहले उस ओल्ड टेबल का नाम, तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो रखा है, रीनेम उसके बाद 2, उसके बाद नया नाम जो भी आपको टेबल का रखना हो वो आपको दे देना है। ठीक है, इससे आपकी टेबल का नाम बदल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कमांड मैंने टाइप कर लिया है, अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब कैसे पता लगेगा कि इस टेबल का नाम बदला या नहीं, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अभी क्या आ रहा है, एम्प्लॉय इन्फो। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक करा, रिफ्रेश ऑल, तो क्या हो गया, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, इसका मतलब इस कमांड से आप टेबल का नाम बदल सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला कमांड है वो भी टेबल से रिलेटेड है। अगर आपको किसी भी टेबल में से किसी भी कॉलम को डिलीट करना हो जो आपने गलती से बना दिया हो, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है अल्टर, फिर लिखना है टेबल, फिर उस टेबल का नाम बताना है जिसमें से डिलीट करना हो कॉलम को, फिर लिखना है ड्रॉप, फिर लिख देना है कॉलम, और लास्ट में आप उस कॉलम का नाम बता दो जिसे डिलीट करना है। तो अभी हमने क्या करा था, इस वाली टेबल के अंदर एक ईमेल नाम का नया कॉलम ऐड करा था ना, लेकिन हमने उससे पहले टेबल का नाम बदल लिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल में एम्प्लॉय डिटेल्स कर दिया है। पहले एम्प्लॉय इन्फो था ना, तो अभी हमने जो रीनेम वाला कमांड चलाया ना उसके बाद हमारी टेबल का नाम ये हो गया है। तो अगर हमें ईमेल वाला कॉलम डिलीट करना है ना, तो उससे पहले हमें टेबल का नाम यही देना पड़ेगा जो रीनेम हुआ है। अब देखिए हम टेबल में डेटा को इंसर्ट करना सीखेंगे। अभी हमारी टेबल बिल्कुल ब्लैंक है। अब डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं उसके लिए कमांड है हमारे पास इंसर्ट इनटू, और इस कमांड को चलाना कैसे, सिंटेक्स से सबसे पहले आपको लिखना है इंसर्ट इनटू, उसके बाद आपको उस टेबल का नाम बताना है जिसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सबसे पहला कॉलम, आपने जो टेबल बनाई होगी आपको याद होगा, पहला कॉलम दे दो, दूसरा कॉलम दे दो, तीसरा कॉलम दे दो, जितने भी कॉलम है उसको पहले लिख दो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर वैल्यूज लिखो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, और जिस सीक्वेंस में कॉलम है ना उसी सीक्वेंस में वैल्यूज को एंटर करना। अगर पहला सीरियल नंबर है तो पहले सीरियल नंबर वाली ही वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर सेमीकोलन लगा देना है। ये तो हुआ सिंटेक्स। अब एग्जांपल देख लो। सबसे पहले लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू, हमारी टेबल का नाम है एम्प्लॉय इन्फो, हालांकि हमने हमारी टेबल का नाम चेंज कर दिया था तो हम वापस से एम्प्लॉय इन्फो ही कर देंगे। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कॉलम कौन सा है हमारी टेबल के अंदर, वो है ID, हमने यहाँ पर ID लिख दी। फिर उसके बाद लिख दिया हमने एम्प्लॉय नेम, हालांकि इसे हमने बदल दिया था बट वापस मैं एम्प्लॉय नेम कर दूंगा, यानी EMP नेम कर दूंगा। फिर है डेजिग्नेशन, फिर है मोबाइल, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास ये 4 ही कॉलम थे। इसके बाद वैल्यूज लिखा, फिर पहला ब्रैकेट स्टार्ट करा और फर्स्ट पर्सन के लिए पूरा रिकॉर्ड एंटर कर दिया, यानी ID होगी 1, उसका नाम होगा राहुल शर्मा, उसका डेजिग्नेशन होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसका मोबाइल नंबर कुछ ये होगा। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज करा, पहले रिकॉर्ड का पहला ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर कोमा लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है दूसरे रिकॉर्ड के लिए,
फिर आपको आईडी लिख देनी है, फिर उसके बाद नाम लिख देना है। और देखो ध्यान रखना, जब भी आप कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो, देखो नेम को क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग। जो भी अल्फाबेट से मिलकर बना होता है ना वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो जब भी आप कोई अल्फाबेट्स को एंटर करेंगे तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं हम, और स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको पास करना है। देखो यहाँ सब दूर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर रखा है। आप ऐसे याद रख लो, जिसका भी डेटा टाइप आपने वर्क केयर ले रखा है ना उसे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में टाइप करना है। जिसका भी डेटा टाइप इंट हो ना उसे डायरेक्ट लिखना है नंबर को। और हमने यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। फिलहाल मैं 2 ही रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ। अगर आपको और रिकॉर्ड एंटर करने हो तो ये सेमीकोलन सबसे लास्ट वाले ब्रैकेट के बाद आएगा। और आप जितने भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 जितने भी करने हो। फिलहाल हम 2 ही रिकॉर्ड एंटर करके देखते हैं, फिर मैं आपको आगे और रिकॉर्ड भी एंटर करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर एरर शो कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो टेबल है ना उसका नाम हमने बदल दिया था। तो पहले हम इस कमांड को चला लेते हैं, वापस से इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, और इसको कट करके इसके बाद लिख देते हैं। और अब इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर एरर आएगी। हमने हमारे कॉलम का नाम भी चेंज करा था, तो यहाँ पर जो EMP नाम है ना इसको हमने EMP फुल नेम से बदल दिया था। तो वापस हमें सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं EMP फुल नेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट कट करके इसको आगे लिख दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ये भी हो गया। अब अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक आपने कमांड ले रखा है वहाँ तक। इसके बाद सेमीकोलन भी लगाना है जो कि छूट गया है मेरे से। वापस से सेलेक्ट करता हूँ सेमीकोलन तक, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो डेटा है ना ये टेबल में जा चुका है। अब कैसे पता लगेगा डेटा टेबल में है या नहीं, तो इसके लिए आप अगेन ये वाला कमांड चला सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने 2 रिकॉर्ड एंटर कर दिए इस टेबल में, और देखो यहाँ पर डेटा भी आ चुका है। हमने एक कॉलम और ऐड करा था, बाद में करा था ये ईमेल, जो मुझे याद नहीं रहा, मैंने इसलिए यहाँ पर डेटा भेजते समय नहीं लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 रिकॉर्ड तो एंटर कर चुका हूँ। अब मैं आगे रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। फिर से कमांड पूरा लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू करके बताना पड़ेगा कि किस टेबल में डेटा जाना है और उसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेरी को ऊपर खत्म कर चुका हूँ इसलिए दोबारा से लिखना पड़ा। अब यहाँ से सेलेक्ट करके इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आगे का डेटा भी जा चुका है। देखने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ताकि डेटा पूरा सेलेक्ट होकर शो हो जाए। सेलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, तो देखो टेबल के अंदर सारा डेटा शो हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पहले आप इन सभी कमांड्स की प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पूरी प्लेलिस्ट को, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।